नमस्कार साथियों, अभिनंदन है आप लोगों का इस क्लास में। मैं स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस बीपीएससी के क्लास में, जिसमें हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जान रहे हैं। अब हम लोग साथियों अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गए हैं। बिहार का प्राचीन जो इतिहास है उसमें अंतिम पड़ाव की तरफ, और यह जब समाप्त होगा तो मध्यकालीन बिहार के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हालांकि मध्यकालीन बिहार में, मध्यकालीन के इतिहास में बिहार की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि दिल्ली को केंद्र बना करके शासन किया गया था। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि मगध को केंद्र बना करके शासन व्यवस्था संचालित किया गया था। इसीलिए बिहार का इतिहास जो है प्राचीन काल में काफी समृद्ध हो जाता है। फिर हम लोग आधुनिक काल में जब चलेंगे तो वहां पर बिहार का इतिहास और समृद्ध हो जाता है। सभी तरह के आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, 1857 का विद्रोह हो, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन हो, राष्ट्रीय आंदोलन की बात अगर हम लोग करें तो सभी क्षेत्रों में बिहार के लोगों ने और बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो फिर वहां पर जाकर के बिहार का गौरवशाली इतिहास जो है पुनः स्थापित होता है। कहने का मतलब है कि मध्यकाल संक्षिप्त है बिहार के बारे में अगर हम लोग जान रहे हैं तो, और आधुनिक काल तथा प्राचीन काल जो है वह विस्तारित है। हम लोग पढ़े पाल वंश हम लोग पढ़े थे, तो मैंने कहा था कि हम लोग शुंग वंश के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि मगध की गद्दी पर इन लोगों ने शासन किया था। और शुंग वंश के बाद जो है वह कण्व वंश आ जाता है, और वह भी बिहार से संबंधित है, मगध से संबंधित है। पाल वंश के साथ ही जुड़ा हुआ है कर्नाट वंश और वैनरी वंश। तो इन दो वंशों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी लेंगे, क्योंकि इस वंश से भी बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इस क्लास में स्वागत करते हुए मैं प्रहलाद गुप्ता। आप लोगों का कमेंट जो है वह आया था कि पीडीएफ के बारे में, तो वह धीरे धीरे हम लोग करेंगे। अभी तो मैंने यहाँ शुरू किया है। मैं अपने चैनल पर जो है वह सब कुछ उपलब्ध कराता हूँ, लेकिन यह अनअकैडमी संस्थान है, तो इसके नियम कानून कुछ हैं, तो उसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तो आप लोगों को यह भी बोला है कि मैं ऑप्शनल पेपर भी पढ़ाऊंगा इतिहास का, मैं जीके जीएस भी पढ़ाऊंगा, बीपीएससी मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊंगा। जब हम लोग पढ़ लेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और बिहार का, प्राचीन भारत कह रहे हैं बिहार का इतिहास, तो बिहार से संबंधित मैं 400-500 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा और उसका फुल डिस्कशन मैं दूंगा। तो एक तो आप यह पढ़े हुए हैं, और उसके बाद 400-500 क्वेश्चन का रिवीजन आप कीजिएगा, और मैं उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करूंगा एक एक पॉइंट पर, चारों विकल्प पर। तो आपका पूर्ण पकड़ जो है वह बिहार के इतिहास पर हो जाएगा। तो इसी विश्वास के साथ हम आज लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं शुंग वंश। आप यहाँ शुंग वंश देख रहे हैं साथियों, और शुंग वंश के बारे में आज हम लोगों को जानकारी लेना है। क्योंकि 4 छोटा छोटा वंश था, इसलिए मैंने लिख दिया है। टोटल वंश इस बोर्ड पर जो है वह नहीं आ सकता है। तो पहले हम लोग शुंग वंश पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग कण्व वंश, कर्नाट वंश, आयनरी वंश, वह छोटा और वंश है, तो वह तीनों को मैं प्रयास करूंगा कि इसी बोर्ड पर जो है वह शामिल कर दूं। तो देखिए यहां मैंने लिखा है शुंग वंश। क्वेश्चन बैंक होगा बीपीएससी का आपके पास, तो उसमें आप पढ़िएगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है, मगध की गद्दी पर मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? तो पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, मौर्य वंश के बाद मगध की गद्दी पर शुंग वंश जो है वह स्थापित हुआ था। और
शुंग वंश की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। कुछ हम लोगों के पास स्रोत हैं जो शुंग वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हर एक वंश के बारे में कुछ ना कुछ स्रोत है। बहुत सारे स्रोत विनष्ट हो गए हैं और कुछ स्रोत जो है वह बचे हुए हैं, तो वही मैंने यहाँ शामिल किया। देखिए स्रोत, या फिर यहाँ पर मैंने लिखा है शुंग कौन थे, तो दूसरा पॉइंट हम लोगों का यह समझेंगे शुंग कौन थे। और तीसरा है महत्वपूर्ण शासक। शासक तो बहुत है, लेकिन यह 3 मैंने इसलिए लिखा है कि 3 से ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और यह 3 ही इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। तो हम लोग चर्चा अब शुरू करते हैं स्रोत के बारे में। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने स्रोत को 2 भागों में बांट दिया है। अगर इसको हम लोग मान ले 1, तो इसको हम लोग 2 मान सकते हैं। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में मैंने यहां लिखा है महाभाष्य, और पुस्तक लेखक से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 2-3 पुस्तक और लेखक तो रहता ही है, तो उस हिसाब से भी यह हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महाभाष्य और इसके रचनाकार जो है पतंजलि है। महाभाष्य से शुंग वंश के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है। इसलिए जानकारी मिलता है कि महाभाष्य के रचयिता जो है पतंजलि, यह पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के। इसीलिए जो कुछ उन्होंने देखा था उसका वर्णन भी उन्होंने इस ग्रंथ में, महाभाष्य नामक ग्रंथ में किया है। तो इससे हम लोगों को जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। पुस्तक लेखक एक अलग बात हो गया, और इससे जो जानकारी मिल जाता है हम लोगों को शुंग वंश या पुष्यमित्र शुंग या उसके पुत्र अग्निमित्र के बारे में, तो यह बहुत बड़ी विशेषता है। और हम लोगों के पास एक स्रोत है जो स्रोत सुरक्षित रूप में आज भी विद्यमान है। उसके बाद मैंने लिखा है गार्गी संहिता। गार्गी, देखिए उत्तर वैदिक काल की यह बात है, और उत्तर वैदिक काल में 2 महिला विदुषी थी। जैसे एक थी गार्गी मिथिला की, और दूसरी मैत्रेयी। महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में थोड़ा खराब हुआ था, दयनीय हुआ था। फिर भी इन लोगों का उदाहरण दे करके कहा जाता है कि उतनी दयनीय नहीं थी। और गार्गी और 2 मैत्रेयी, 2 विदुषी महिलाएं मिथिला या विदेह भी कहते हैं हम लोग, तो वहीं की यह रहने वाली थी। इसी गार्गी ने याज्ञवल्क्य के ऋषि को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। याज्ञवल्क्य ऋषि याज्ञवल्क्य इनका नाम है। शास्त्रार्थ में प्रकांड पंडित थे यह, और पूरे संसार को इन्होंने चुनौती दिया था कि मुझे शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता है। तब यह जनक के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पर भी चुनौती प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कहानी है। और इस चुनौती को इस महिला गार्गी ने स्वीकार कर लिया। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, और इस शास्त्रार्थ में गार्गी ने याज्ञवल्क्य को पराजित कर दिया। उसका भी वर्णन इस गार्गी संहिता में हम लोगों को मिल जाता है। साथियों, बाद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का विवाह भी हो जाता है। यह दोनों, गार्गी और मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी भी बन जाती है। तो इसका तो वर्णन है ही। इस गार्गी संहिता में पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के बारे में भी वर्णन किया गया है। वर्णन यह किया गया है कि इस समय
पश्चिमोत्तर भारत पर विदेशियों का आक्रमण जो है वह हो गया था मौर्य वंश के पतन के बाद, और यवन कहा गया उन लोगों को। विदेशियों के लिए यह शब्द है यवन। इन लोगों ने आक्रमण कर दिया था और इन यवनों को पराजित करने का श्रेय शुंग वंश के शासकों को दिया जाता है, और उसी का उल्लेख जो है वह गार्गी संहिता नामक पुस्तक में कर दिया गया है। फिर है मालविकाग्नि मित्र। यह जो पुस्तक मैंने पहले भी आप लोगों को बतलाया था, कालिदास इसकी रचना करते हैं और इसमें अग्निमित्र, यहां देखिए अग्निमित्र, यही अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका। राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। तो अग्निमित्र अर्थात शुंग वंश के शासक के बारे में भी जानकारी मिलता है और इसके उपलब्धियों के बारे में भी वर्णन किया गया कि इसी ने यवनों को पराजित कर दिया था। गार्गी संहिता में भी यह वर्णन है और मालविकाग्नि मित्र में भी यह वर्णन किया गया है। तो इससे हम लोगों को शुंग वंश के बारे में जानकारी मिल जाती है। कालिदास आप जानते हैं 9 रत्नों में शामिल थे गुप्त काल में, और भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा गया है। थेरावली एक ग्रंथ है, आचार्य मेरुतुंग ने लिखा था। यह मेरुतुंग जो थे यह जैन आचार्य थे और इन्होंने ही थेरावली नामक ग्रंथ की रचना किया था। इस पुस्तक से भी शुंग वंश के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है। तो यह स्रोत है हम लोगों के पास महत्वपूर्ण, जिसका अध्ययन अगर किया जाए तो और विस्तारित रूप में आप जान सकते हैं शुंग वंश के बारे में। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत मैंने इसको शामिल किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरातात्विक 2 स्रोत है, वह भी मैंने यहाँ लिखा है। यह है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप देखिए, जब शुंग वंश के बारे में मुख्य परीक्षा में लिखा जाता है तो विश्लेषण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, समीक्षा की जाती है और वहां पर आपको तर्क वितर्क के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। ऐसे सीधे हम लोग पढ़ें तो माना गया है कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था और उस स्तूप को तोड़ देने का कार्य किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। यह बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन यह एक विचित्र बात है कि एक तरफ पुष्यमित्र शुंग 84,000 स्तूप को तोड़ता है और दूसरी तरफ भरहुत स्तूप में जो जंगला है, ऐसे कहिए उसकी सजावट का कार्य जो है, तोरण द्वार जो है, पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के शासकों के द्वारा बनाया जाता है। तो दो दिशा की बात करती है। एक तरफ बौद्ध धर्म को खत्म करने का प्रयास और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के धरोहर को और सुंदर बनाने का प्रयास। तो इस भरहुत स्तूप से भी शुंग वंश के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाता है। अब है अयोध्या अभिलेख। यह अभिलेख जो है ना, अयोध्या अभिलेख, यह धनदेव पुष्यमित्र शुंग के यह सेनापति थे, धनदेव, और इन्हीं का अभिलेख यह जारी किया गया है। लेकिन इस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी चर्चा की गई है। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सेनापति कहा गया है। सेनापति, तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। मतलब पुष्यमित्र शुंग के उपलब्धियों का वर्णन भी अयोध्या अभिलेख, इस अयोध्या अभिलेख को
उस समय अयोध्या, यहां लिख रहे हैं साकेत भी कहते हैं, साकेत के राजकुमार भगवान राम को माना जाता है। तो अयोध्या अभिलेख से भी हम लोगों को जानकारी मिल जाता है। तो यही हम लोगों का स्रोत है। क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह याद भी हो गया होगा। यह पुस्तक और लेखक तथा स्रोत के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद हमने यहाँ लिखा है कि शुंग वंश, और शुंग कौन थे। जैसे हम लोग पढ़े ना कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था, क्या था, उसी तरह से पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना किया था, तो उसकी जाति क्या थी, वह क्या था, उसी सब चीज के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं। अब हम लोग शुंग कौन थे उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। हर्षचरित में अनार्ज कहा गया। हर्षचरित पुस्तक और लेखक, बीपीएससी में यह पूछा जा चुका है। हर्षचरित के लेखक का अगर हम लोग बात करें तो बाणभट्ट। बाणभट्ट है। और संजोग की बात है कि यह भी पाटलिपुत्र के ही रहने वाले थे। हर्षवर्धन के बारे में चूंकि हम लोग नहीं पढ़े, वह भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, बिहार से संबंधित वह नहीं है, चूंकि कन्नौज पर अधिकार उनका था, थानेश्वर पर अधिकार था, तो उन्हीं के यह दरबारी कवि हैं बाणभट्ट। और बाणभट्ट स्वयं लिखते हैं हर्षचरित में कि हर्षवर्धन ने जब मगध पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र को जीता, तो हमको पाटलिपुत्र से ही अपनी राजधानी थानेश्वर ले गया, और थानेश्वर ले जाकर के बाणभट्ट को अपना राज कवि बना देता है। और इसी राज कवि बाणभट्ट ने जिस पुस्तक की रचना किया, इसको हम लोग हर्षचरित कहते हैं। हर्षवर्धन के जीवन चरित और उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। और इसी हर्षचरित में शुंग को क्या कहा गया, अनार्ज कह दिया गया। अनार्ज का मतलब भी निम्न कुल ही होता है। तो यहाँ पर हर्षचरित में या बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को निम्न कुल का कहा है, अनार्ज कहा है, लेकिन यह प्रमाणित जो है वह नहीं हो सका है साथियों। उसके बाद दिव्यावदान। आपको पता होगा कि दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से है कि जैन धर्म से, बोलिए। यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ जो है ना, वह पाली भाषा में लिखे गए। जब भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो स्रोत से शुरू करते हैं हम। स्रोत इतना बड़ा चैप्टर है कि 4-5 क्लास में वह जाकर के खत्म होगा। तो उसी में आप पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ, तो पाली भाषा में अधिकांश लिखा गया बौद्ध ग्रंथ। लेकिन यह ग्रंथ जो है दिव्यावदान, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है बौद्ध ग्रंथ, लेकिन लिखा किसमें गया, संस्कृत भाषा में। और इस दिव्यावदान में मौर्य वंशज कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना किया, वह मौर्यों का उत्तराधिकारी था, वह मौर्य वंश से संबंधित था। लेकिन एकमात्र यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस प्रकार का वर्णन किया गया है, और समकालीन ग्रंथों में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए इस मत को भी नहीं माना जा सकता है। विद्वानों ने एक सिरे से यह भी खारिज कर दिया है। अब आप देखिए पुराण। स्रोत में हम लोग पुराण भी पढ़ते हैं और बहुत सारी जानकारी मिलती है। आपसे पूछ दिया जाए कि पुराण की संख्या कितनी है, पुराण की संख्या कितनी है, तो 18।
और उप पुराण की संख्या भी जो है वह 18 है। तो इसी पुराण में इसको शुंग कहा गया है कि यह किस कुल का था, तो शुंग कुल का था, इसीलिए अपने नाम के साथ इसने शुंग जोड़ लिया और इतिहास में भी यह शुंग वंश कहलाए। यह पुराण में लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी आ रहा है मालविकाग्नि मित्र, यहाँ भी है। तो लेखक का नाम तो आपको ऐसे याद ही हो गया होगा, मालविकाग्नि मित्र। वैम्बिक कुल, यह याद रखिएगा। अगर जाति या कुल से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो वह पूछा जाएगा कि किसमें पुष्यमित्र शुंग को वैम्बिक कुल का बतलाया गया है, तो मालविकाग्नि मित्र में इसको वैम्बिक कुल का घोषित किया गया है। यही एक पॉइंट इसमें हम लोगों को याद रखना है, इतना जो मैंने लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह पॉइंट जो है वह याद रखिएगा। कंगयूर और तंगयूर, यह भी भारत के स्रोत के बारे में पढ़ा जाता है। तो वहां पर आता है चीनी ग्रंथ, और उसी चीनी ग्रंथ में एक ग्रंथ है कंगयूर और तंगयूर। यह इसके लेखक हैं लामा तारानाथ, तिब्बती बौद्ध भिक्षु हैं यह लामा तारानाथ। और इन्होंने, लामा तारानाथ ने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना कर दिया। इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का इतिहास कहते हैं। परीक्षा में अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का इतिहास कहा गया है, तो आंसर आपका क्या होगा? कंगयूर और तंगयूर। अब यह बौद्ध धर्म का इतिहास है तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक सब कुछ इसमें बतलाया गया है। साथ ही शुंगों के बारे में भी चर्चा किया गया है, और यह कहता है कि यह ब्राह्मण जाति के थे। लामा तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था, तो वह ब्राह्मण था। यह तो परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन यह कंगयूर और तंगयूर के लेखक कौन थे यह पूछा जा सकता है। तो यह याद रखिएगा, तिब्बत के रहने वाले थे यह, और कंगयूर और तंगयूर को बौद्ध धर्म का इतिहास कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं दोहरा रहा हूं इसलिए कि आप लोगों को याद मैं इसी समय करा देना चाहता हूं कि 1 घंटा में जो भी महत्वपूर्ण बात आप पढ़ रहे हैं वह यहीं पर याद हो जाए, दोहराने की उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़े। इसके बाद निष्कर्ष, यह तो विभिन्न मत दिया गया है विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न ग्रंथों द्वारा, लेकिन विश्लेषण करने के बाद अधिकांश विद्वान, अधिकांश इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शुंग लोग जो थे वह मौर्य के पुरोहित थे, और इसी में से कुछ लोग निकल करके प्रशासन में भी सहयोग करने लगे थे, और उसी प्रशासन में सहयोग करने वाला था पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना जो है वह मगध की गद्दी पर कर दिया। ऐसे अगर आप झांसी माली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, केसी श्रीवास्तव की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि यह लोग ब्राह्मण जाति के ही थे, क्योंकि इसके बाद कण्व वंश भी आता है, इसके बाद सातवाहन वंश भी आता है। सातवाहन वंश हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो यह सभी लोग ब्राह्मण जाति से संबंधित माने गए हैं। तो यही हम लोगों का है साथियों, स्रोत हम लोगों ने देखा और शुंग कौन थे वह हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ है महत्वपूर्ण शासक, अंतिम पॉइंट, शुंग वंश से महत्वपूर्ण शासक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा जो है इसकी करेंगे। 3 ही शासक मैंने लिखा है, शासक तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं तीनों से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछ दिया जाता है। तो पहला शासक है यहाँ पर
पुष्यमित्र शुंग। तो पहला पॉइंट ही बनेगा कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया, और वह आपको याद है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना मगध की गद्दी पर कर दिया। यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे मैं अगर पूछूं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा? बृहदर्थ। यही अंतिम शासक थे, और यह पुष्यमित्र शुंग जो था, इनका सेनापति था। सेनापति कहा गया है कि बृहदर्थ जब अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, अवसर का लाभ उठा करके पुष्यमित्र शुंग ने, मतलब सेनापति ने, इनकी हत्या कर दिया, और यहीं पर आकर के मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। और मौर्य वंश समाप्त होता है, और इसी सेनापति ने, इसी पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की स्थापना कर दिया। इसलिए इतिहास में यह शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने चर्चा किया, अभी इसी क्लास में, कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। बताइए, किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो मैंने यहां लिखा है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलता है, और इस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सेनापति कहा गया है। यह जब क्षेत्र का विस्तार करता है साथियों, तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है। अश्वमेध यज्ञ आसान नहीं था कराना, और सभी लोग नहीं कराते थे, तो 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया, और इसके पुरोहित जो थे पतंजलि थे। इतने बड़े विद्वान और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, और इसी पतंजलि ने, यहां पर मैंने लिखा था, महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण जो है वह हो गया था, और वह अपने पुत्र को भेजता है, और यही मैंने नाम लिखा है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद यही गद्दी पर आया था। तो उस समय राजकुमार थे, और इन्हीं को भेजा गया, और अग्निमित्र ने यवनों को, विदेशियों को पराजित कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी अग्निमित्र की। और वर्धा एक नदी है, वर्धा नदी, इसी नदी को सीमा रेखा मान लिया गया कि आप लोग, यवन लोग जो आए थे, आप लोग वर्धा नदी के उस पार रहेंगे, वह क्षेत्र आपका होगा, और वर्धा नदी के इस पार वाला क्षेत्र मेरा होगा। दोनों में से कोई भी लोग जो है इसका अतिक्रमण नहीं करेंगे, सीमा को पार जो है वह नहीं करेंगे। और इन सभी की जानकारी इस गार्गी संहिता में भी हम लोगों को मिल जाता है। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र आ गए। तो अग्निमित्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अग्निमित्र जब आते हैं तो इनका काल बहुत संक्षिप्त है, विवादित है इन लोगों का काल, इसलिए काल मैंने नहीं लिखा है। 8 किसी बुक में 8 साल तो किसी में 10 साल बतलाया जाता है। लेकिन आते हैं तो जो क्षेत्र इन्होंने प्राप्त किया था उस क्षेत्र को इन्होंने बचा करके रखा, और यवन आक्रमण को अपने कार्यकाल में होने नहीं दिया। यवन लोग चाहते थे कि भारत में प्रवेश करके सभी पूरे भारतवर्ष को रौंद दिया जाए, पूरे भारतवर्ष को विजित कर लिया जाए, लेकिन इसने पश्चिमोत्तर के सीमा पर ही इन यवनों को रोक दिया, जो इसकी उपलब्धि जो है माना जाता है। मैंने अभी चर्चा किया था कि इन्हीं को मिला करके यहाँ पर ग्रंथ लिखा गया, मालविकाग्निमित्र। यहाँ भी है
मालविकाग्नि मित्र, अग्नि मित्र और इसमें मालविका शब्द जुड़ा हुआ है। मालविका जोड़ अग्नि मित्र, दोनों के प्रेम संबंधों का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है और उसको कालिदास ने बहुत ही सुंदर तरीके से पुस्तक के रूप में प्रस्तुत जो है वह कर दिया है। इस वंश का अंतिम शासक, तो यह अंतिम है तो आपको याद रखना है, इस वंश का यह अंतिम शासक है देवभूति। कमजोर साबित हुए और इनके समय में वासुदेव का नाम आता है। वासुदेव, और इसी वासुदेव ने, जो इनका सेनापति था, देवभूति की हत्या कर दिया। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दिया। इस प्रकार शुंग वंश का अंत हो गया और मगध की गद्दी पर इस वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना कर दिया और वह वंश क्या कहलाया? कण्व वंश। यही वंश जो है अब मगध की गद्दी पर आसीन हो गया। तो यही संक्षिप्त बात था साथियों शुंग वंश के अंतर्गत, जो मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका जो है वह ले सकते हैं और ऐसे अगर आपको याद हो गया तो संक्षिप्त बात ही इसमें याद रखना है। और यहाँ से अगर परीक्षा में आपको प्रश्न पूछता है तो गलत जो है वह नहीं होना चाहिए। इसके बाद छोटे छोटे वंश हैं 2-3, जैसे कण्व वंश यहाँ पर है, कर्नाट वंश है और आयनरी वंश है। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तब इसके बाद एक अंतिम चैप्टर आएगा प्राचीन बिहार का, जो होगा सामाजिक संरचना। काफी महत्वपूर्ण वह चैप्टर है और उससे बहुत सारा प्रश्न जो है वह पूछा जाता है, केवल बीपीएससी में नहीं, सभी तरह की परीक्षा में। लेकिन पहले हम लोग कण्व वंश के बारे में, कर्नाट वंश के बारे में, आयनरी वंश के बारे में यहाँ जान लें और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला चैप्टर में, और वह हम लोगों का अंतिम क्लास होगा प्राचीन बिहार का। हम लोग अब शुंग वंश के बाद जो है वह यहाँ मैंने लिखा है कण्व वंश, कर्नाट वंश और वैनवार वंश। परीक्षा में पूछा गया है। कण्व वंश से 2 प्रश्न एक ही परीक्षा में पूछ दिया गया है। 63 या 64 बीपीएससी में आप देखेंगे क्वेश्चन तो कर्नाट वंश से पूछा गया है। एक वंश से, बस इतना संक्षिप्त बात है और इससे 2 प्रश्न पूछ दिया गया है। हो सकता है इस बार वैनवार वंश से पूछ दिया जाए, क्योंकि यह भी बंगाल और बिहार से संबंधित है, और कण्व वंश से तो पहले से भी पूछा गया है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था आप लोगों के सामने कि पुष्यमित्र शुंग ने जिस शुंग वंश की स्थापना किया था, उस वंश का अंतिम शासक की हत्या, जो देवभूति था, उसकी हत्या वासुदेव कण्व ने कर दिया। क्या आप देख रहे हैं? और इसी वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कण्व वंश, क्योंकि नाम के साथ यह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इतिहास में यह वंश जो है वह कण्व वंश के नाम से जाना गया। इन लोगों को भी ब्राह्मण ही माना गया है, वासुदेव को भी, क्योंकि यह जानता था कि किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी प्राप्त किया था। तो जैसे पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया, उसी तरह से ठीक अंजाम दिया समय आने पर वासुदेव कण्व ने, और इसने शुंग वंश को समाप्त किया और उसी के धरोहर पर अपने वंश की स्थापना कण्व वंश की कर दिया। परीक्षा में क्वेश्चन इसे पूछा गया, आप देखिएगा, और वह परीक्षा है 48 से 52।
48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि मगध की गद्दी पर शुंग वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ था। तो इस वंश से परीक्षा में पूछ दिया गया है। शुंग वंश के बाद जो है वह कण्व वंश स्थापित हुआ और मगध जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, जिसने विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था, और उसी पर इस कण्व वंश को स्थापित कर दिया गया। लेकिन इन लोगों की उपलब्धि नहीं के बराबर है। गद्दी पर तो आ गए, लेकिन बहुत अधिक दिनों तक शासन व्यवस्था को संचालित नहीं कर सके। इसलिए आप देख रहे हैं मैंने दो ही नाम यहाँ लिखा है, वासुदेव कण्व और सुशर्मा। अब चूंकि यह अंतिम है, सुशर्मा कण्व वंश का शासक, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। परीक्षा में सीधे सीधे पूछेगा कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यही सुशर्मा था अंतिम शासक, और इसकी हत्या जो है सिमुक, इसकी हत्या सिमुक ने कर दिया। सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा किया गया। कण्व वंश यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है, और यह सिमुक जो है दक्कन के क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको इतिहास में सातवाहन वंश कहा गया है। लेकिन सातवाहन वंश हम लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यह भारत के इतिहास से संबंधित है। चूंकि इन लोगों का क्षेत्र जो था वह दक्कन था, दक्षिण भारत का क्षेत्र था। बिहार से हम लोगों का उतना संबंधित नहीं है। संबंधित केवल इतना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने कण्व वंश को समाप्त कर दिया था। तो यही तो दो लाइन में है, और यह कण्व वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और साथियों, हम यहाँ पर कर्नाट वंश और ओइनवार वंश लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं, इसलिए कि इतिहास के 40 प्रश्न में से 7-8 प्रश्न जो है वह कठिन पूछा जाता है। मध्यकालीन से तो नहीं, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास से और प्राचीन भारत के इतिहास से, जिसमें बिहार के इतिहास से कठिन प्रश्न डाल दिया था क्षेत्रीय स्तर पर। इसीलिए इस दो वंश को यहाँ शामिल किया गया है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण लोगों का नाम, चूंकि शासक इसमें बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिखा गया है, और उस महत्वपूर्ण से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। अब हमने यहाँ लिखा है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश जो है वह बिहार के इतिहास में मिथिलांचल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है, मिथिला के क्षेत्र में, और काफी लोगों ने नाम जो है वह कमाया था। लेकिन होता क्या है कि प्राचीन काल का अंत हो रहा है और मध्य काल का पूर्व की शुरुआत हो रही है, इसीलिए यह वंश बहुत अधिक ख्याति नहीं प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के चलते यह वंश, इस वंश का साम्राज्य जो है या नाम जो है वह सिमटने लगता है, और एक समय ऐसा आता है तुगलक वंश के समय में कि यह वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कर्नाट वंश, इस वंश को सिमरावगढ़ वंश भी कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है सिमरावगढ़, तो कर्नाट वंश को सिमरावगढ़ वंश के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में पूछा क्या गया है कि इस कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो यही थे नान्यदेव थे, यही जो है संस्थापक थे, पहले शासक थे। हम लोग पाल वंश पढ़े थे, तो पाल वंश में रामपाल के समय में इस नान्यदेव ने अलग होकर के इन लोगों से अलग हो गया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दिया, जिसको हम लोग कर्नाट वंश कहते हैं। परीक्षा में अब पूछ दिया है, तो दूसरा क्या पूछ सकता है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो सिमरावगढ़, यह जो है वह राजधानी है सिमरावगढ़।
वर्तमान में तो यह नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है। उस समय नेपाल और भारत, तिरहुत या मिथिला का क्षेत्र आप कह सकते हैं। तो इसी सिमरावगढ़ को राजधानी बना करके नामदेव ने कर्नाट वंश के अंतर्गत अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया था। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, रामपाल के समय में इसने स्थापना कर दिया। अब इसमें एक और शासक आते हैं, नरसिंह देव। महत्वपूर्ण शासक थे और शक्तिशाली शासक भी माने गए हैं। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, अवनति की तरफ बढ़ रहे हैं। और बिहार को पहली बार जीतने वाला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? बख्तियार खिलजी। पूरा नाम मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसी ने सबसे पहले बिहार को राजनीतिक एकता के सूत्र में, मध्यकाल में राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। अब यह नरसिंह देव का समकालीन है। इसने, हम लोग जानते हैं कि इसने उदंतपुरी महाविहार, विक्रमशिला महाविहार तथा नालंदा महाविहार को ध्वस्त कर दिया था। अब यह कर्नाट राज्य की तरफ बढ़ रहा था। नरसिंह देव यह जानते थे कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हमारे राज्य क्षेत्र को नष्ट कर सकता है, तोड़ फोड़ तबाही मचा सकता है। इसलिए इन्होंने इसको नजराना दे करके और आक्रमण से अपने राज्य को बचा लिया कि आपको मैं उपहार भेंट कर रहा हूँ, आपके समक्ष एक तरह से आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, आप मेरे राज्य पर आक्रमण नहीं कीजिए। तो बख्तियार खिलजी को नजराना किसने दिया? कर्नाट वंश का वह कौन शासक था? तो आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, नरसिंह देव। इसके बाद हरि सिंह देव, मैंने यहां लिखा है, यह भी पूछा गया एक ही साथ परीक्षा में, नामदेव संस्थापक। और फिर पूछा गया है उसी साल की परीक्षा में 63 या 64 क्वेश्चन आप देखिएगा, बीपीएससी उसी में है कि इस कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यही है, हरि सिंह देव। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। और 1326 तक आते आते यह वंश समाप्त हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि 1325 में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश स्थापित हुआ था और गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना जो है 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुआ था और 1325 तक गियासुद्दीन तुगलक रहे थे, यह सही होगा। और 1325 से लेकर के 1351 तक मुहम्मद बिन तुगलक रहते हैं। तो उन्हीं के समय में मुहम्मद बिन तुगलक आक्रमण कर देता है। तो मुहम्मद बिन तुगलक के समय में यह कौन शासक था? हरि सिंह देव। और यह अंतिम इसलिए हो गए कि जब मुहम्मद बिन तुगलक ने जब आक्रमण किया तो यह भाग करके नेपाल चले गए। और इस प्रकार से 1326 में मुहम्मद बिन तुगलक ने इन लोगों के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि 1097 माना गया लगभग यह वंश स्थापित हुआ था और 1326 तक आते आते यह वंश जो है समाप्त हो गया। इनके समय में, हरि सिंह देव के समय में प्रबंध पंजी का विकास जो है वह मिथिला क्षेत्र में हुआ था। जमींदारों के बीच एकता का निर्माण भी यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। इन्हीं के समय में यह सब कुछ हुआ था। अब 2 मैंने यहाँ अलग से पॉइंट लिखा है कि हो सकता है कि परीक्षा में यह पॉइंट जो है हम लोगों को पूछ दे। जैसे कर्नाट वंश के काल को मिथिला का स्वर्ण काल पूछा जा सकता है कि किस वंश के समय में मिथिला के लिए स्वर्ण काल था।
तो कर्नाट वंश के काल को मिथिला का स्वर्ण काल के रूप में कहा जाता है। याद रखना है, अगर कर्नाट वंश से प्रश्न गिरता है तो प्रबंध पंजी और स्वर्ण काल परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर से यह बचा हुआ है जो पूछा नहीं गया है, तो नरसिंह देव ने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट किया था। इसके बाद विद्यापति की रचना कीर्तिलता से जानकारी मिलता है। विद्यापति महान कवि मैथिली के, मिथिला के, और इनकी महान रचना है कीर्तिलता। इस कीर्तिलता से भी हम लोगों को कर्नाट वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो यही संक्षिप्त बात है कर्नाट वंश से। एक छोटा सा वंश और है, इससे अभी तक बीपीएससी में नहीं पूछा है, लेकिन मैंने जानबूझ करके इसको शामिल किया है कि बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूं, कहीं हो सकता है पूछ दे कि वायनाड वंश के संस्थापक और इसके अंतिम शासक। तो याद रखने के लिए बिल्कुल ही संक्षिप्त है और इसी वजह से मैंने इस वंश को यहाँ पर शामिल कर लिया है। सगौना वंश भी इसको कहते हैं, सगौना या आइनवार वंश अंतिम है। देखिए मैंने सब नाम वगैरह लिख दिया यहाँ पर। कामेश्वर ठाकुर, इस वंश के वैनवार वंश के संस्थापक जो थे वह कामेश्वर ठाकुर थे और इन्होंने ओइनी को राजधानी बनाया था। ओइनी आप यहां देखिए, या इसीलिए जगह के नाम पर ही इस वंश का नाम ओइनवार वंश जो है वह पड़ जाता है। तो यह उस समय वैनी कहलाता था, लेकिन वर्तमान में यह वैनी बैनी के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, लेकिन अब वह लुम्बिनी जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो रूमीन देई के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से वैनी को वर्तमान में अब बैनी के नाम से संबोधित किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक और शासक का मैंने नाम लिखा है, यह महत्वपूर्ण है इस बार की परीक्षा के लिए अगर पूछेगा तो। वैनवार वंश का संस्थापक और दूसरा राजधानी, इन लोगों का मैंने नाम इसलिए लिखा है कि यह राजधानी परिवर्तित करते हैं, तो कहीं राजधानी परिवर्तन करने के बारे में पूछ दिया जाए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि आप शासक हैं तो कहीं दूसरे जगह राजधानी बनाया, हम शासक बने तो कहीं दूसरे जगह राजधानी परिवर्तन करके लेकर चले गए, तो वह पूछ दिया जाता है। तो यहाँ आप देखिए देव सिंह यह क्या करते हैं कि इस वैनी से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ स्थापित करते हैं, देवकुली। और यह देवकुली कहाँ है, दरभंगा। यह दरभंगा के समीप है देवकुली, और देवकुली को राजधानी बना करके देव सिंह ने शासन किया। नाम के अनुसार इन्होंने नाम रखा था देवकुली, देकुली भी कहते हैं इसको संक्षिप्त में, देकुली या देवकुली। उसके बाद शिव सिंह देव एक और शासक आते हैं, इसका भी नाम मैंने इसलिए शामिल किया है कि इन्होंने भी राजधानी यहाँ पर परिवर्तित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि शिव सिंह देव ने राजधानी परिवर्तन करके कहाँ स्थापित किया, शिव सिंहपुर में। हालांकि यह नहीं पूछ सकता है इसलिए कि नाम से जो है यहाँ पर मिल जा रहा है कि इन्होंने अपने नाम पर ही शिवपुर नामक नगर का निर्माण करा करके और वहीं पर राजधानी बना दिया। यहाँ से राजधानी हटा करके, देवकुली से राजधानी जो है वह हटा करके। अब इस वंश का अंतिम शासक थे, इसको तो आपको याद रखना ही है, लक्ष्मीनाथ। इस वंश के अंतिम शासक लक्ष्मीनाथ सिंह देव थे, वैनवार वंश के। और अब जो है दिल्ली सल्तनत का तो काल बहुत आगे बढ़ गया था, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही इस वंश को दिल्ली साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में मिला करके इसके अस्तित्व को जो है वह समाप्त कर दिया गया।
तो यही हम लोगों का संक्षिप्त बात था वंश के रूप में, और सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो है मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए साथियों लिख दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा चर्चित नाम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ तक तो है कर्ण वंश तक, लेकिन कर्नाट वंश और वोइनवार वंश चर्चित नाम नहीं है कि एक बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको याद हो जाए। इसलिए आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग साथियों शुरू करेंगे जो हम लोगों का क्वेश्चन आंसर की बारी आती है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले वाले वीडियो जो आप लोगों ने देखा, और हम लोगों ने जो क्लास किया उसमें हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो पाल वंश के बारे में पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, तो राजपूत काल के बारे में पढ़े थे। तो राजपूत काल और उसी में से एक वंश आएगा पाल वंश, वहीं से मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है और दोस्तों को भी बताइए। बहुत ज़्यादा जो है शेयर नहीं हो रहा है, जैसे हमको लग रहा है मेरा वीडियो जो है वह 95 हज़ार लोगों ने उसको देखा है, व्यूज़ है 95,000, 69,000, 68,000, 53,000, 39,000 ऐसे करके। तो इसको थोड़ा शेयर कीजिए आप लोग और लाइक कीजिए, दोस्तों को बतलाइए। उसमें क्या लगता है, बतलाना है, देखना या नहीं देखना उनका फर्ज बनता है। और जो आप लोग देख रहे हैं वह रेगुलर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो वह प्रसन्नता होती है कि आप रेगुलर जो है वह टच में है और बने हुए हैं। तो यह अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके बाद जो है मैं 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जितना आ जाए वह मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा, और जवाब के लिए तो आप लोग निश्चित रूप से तैयार हैं, हमें पता है। तो क्वेश्चन है यहाँ, अग्निकुंड अग्निकुंड से जन्म लेने वाले राजपूत जो मैंने पढ़ाया था तो बताया था आप लोगों को, तो 4 राजपूत जन्म लिए थे, उन चारों का नाम यहाँ पर, वंश का नाम यहाँ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी राजरासो के लेखक। क्वेश्चन है यार। तीसरा, त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र को लेकर हुआ, किस क्षेत्र को लेकर हुआ। साथियों केवल इसमें क्षेत्र का नाम जो है आप लोगों को बतलाना है। उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल वंश का नाम। जो 3 वंश शामिल हुआ था
उसका नाम जो है आपको यहाँ बतलाना है। पांचवा क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक। छठा, उदंतपुरी महाविहार का संस्थापक। सातवां, विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक। आठवां क्वेश्चन, देवपाल की उपलब्धि। किस अभिलेख में? किस अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है? नौवां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक। पुनर्संस्थापक किसे कहा गया? दसवां क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से शामिल प्रथम शासक। 11, धीमन और बिठपाल किस वंश के संरक्षण में थे? पालकालीन पांडुलिपि का नाम। दो पांडुलिपि है, एक बड़ा चित्रकला की पांडुलिपि है और एक छोटा। दोनों में से आप कोई नाम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। 12 नंबर, तिब्बत कौन बौद्ध भिक्षु गए थे? तो यह 12 क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं। और इसी 12 क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा और इसी का जवाब जो है वह देना है।
यहाँ पर पहला है अग्नि कुंड से जन्म लेने वाले राजपूत। 4 था, 1-2 भी बता सकते हैं आप। 4 बता देंगे तो और अच्छी बात है। जैसे परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, यही 4 लोग जन्म लिए थे। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद बरदाई, चंद बरदाई। त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र को लेकर के हुआ? कन्नौज। इसी पर अधिकार को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वह हो जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल वंश का नाम, 3 वंश थे, वो आपको बतलाना है। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। इन्हीं तीनों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। इसके बाद पाल वंश का संस्थापक, जिसको आम जनता ने चुना था, गोपाल। उदंतपुरी महाबिहार का संस्थापक, यह भी गोपाल। उदंतपुरी को वर्तमान में बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, जो बीपीएससी में पूछा गया है। विक्रमशिला महाबिहार का संस्थापक धर्मपाल, इस बार पूछ सकता है यह। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाबिहार की स्थापना किया भागलपुर के समीप, और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव जो है दान में दे दिया था। देवपाल की उपलब्धि किस अभिलेख में है? मुंगेर। इसने मुंगेर अभिलेख को जारी किया था और उसी में इसके उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कौन था? तो देवपाल को ही माना गया है। बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक देवपाल को कहा गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल वंश की तरफ से शामिल प्रथम शासक। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल हुआ था? तो धर्मपाल। यह धर्मपाल पहले शासक हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से शामिल हुए थे। राष्ट्रकूट वंश की तरफ से ध्रुव शामिल हुए थे। प्रतिहार वंश की तरफ से वत्सराज जो है वह शामिल हुए थे। धीमान और बिठपाल किस वंश के संरक्षण में थे? पाल वंश के। इन लोगों के संरक्षण में यह बहुत बड़े कलाकार थे दोनों। पाल कालीन पांडुलिपि का नाम अष्टसहस्र प्रज्ञा पारमिता। पंचरक्ष दूसरा है, छोटा में पंचरक्ष। तो यह आप दोनों लिख सकते हैं या एक भी। तिब्बत कौन बौद्ध भिक्षु गए थे? 2 बौद्ध भिक्षु गए थे, संत रक्षित और दीपांकर। यही लोग गए थे तिब्बत और भारतीय संस्कृति से वहां के लोगों को परिचित कराया था। तो साथियों, यही हम लोगों का क्वेश्चन था और आप लोगों ने सही सही जवाब दे दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर लेना है तो, अगर याद है तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग एक और वीडियो लेकर के आएंगे और वह होगा बिहार की सामाजिक संरचना। अंतिम वीडियो होगा प्राचीन बिहार के इतिहास का।
और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे मन से तैयारी कीजिए, खुश रहिए, घर में रहिए और सामाजिक दूरी बनाना है, स्वयं सचेत रहना है, क्योंकि प्रवासी लोग जब आ रहे हैं बिहार में, चाहे अन्य राज्य में भी लोग जा रहे हैं, तो मैं पूरे भारत के संदर्भ में यह बोल रहा हूँ कि अपने आप को स्वयं सुरक्षित रखना है। प्रशासन कितना मुहैया कराएगी और पुलिस कहाँ कहाँ पर रहेगी, हम लोगों को भी सहयोग करना है। भारत के नागरिकों को, बिहार के नागरिकों का भी कर्तव्य है कि इस संकट की घड़ी में 100% सहयोग करें और सहयोग करते हुए हम लोगों को अपनी पढ़ाई भी जो है वह जारी रखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।